हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो कैसे हो आप सभी। मैं हूं आकांश छात्रे और आज हम अपने क्लास 9th हिस्ट्री के चैप्टर को फर्दर प्रोसीड करेंगे। इससे पहले मैं इस चैप्टर के दो पार्ट्स फ्रेंच सोसाइटी और आपका ये आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन कवर कर चुका हूँ। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और बाकी की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो और या ये वीडियोज़ आप मेरे चैनल पर विजिट करके वहाँ पर देख सकते हो। आज हम इस चैप्टर को फर्दर प्रोसीड करेंगे, तो चलिए मैं चलता हूँ डांस करने। आप भी मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे बाद में। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक हल्का आइडिया देता हूँ इससे पिछली वीडियो में मैंने क्या किया। देखिए, मेरे लिए पूरा पॉसिबल तो नहीं होगा इस वीडियो में एक्सप्लेन करना, तो मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ जिससे मैं एक तरीके से रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए कि हमने इससे पिछली वीडियो में क्या देखा। वैसे आप मेरे चैनल पर मैंने एक लाइन डिस्कस किया, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको दो वीडियोस बनाई थी, सेकंड पार्ट यानी एक पार्ट और दो पार्ट, दो वीडियोस में कवर किया था। आप चाहे वह दोनों वीडियोस देख सकते हैं। द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा किंग होता है लुई 16, उसे टैक्सेस बढ़ाने पड़े थे। क्यों बढ़ाने पड़े थे? क्योंकि उसके सिर पर बहुत सारा कर्ज था, उसे चुकाने के लिए टैक्सेस बढ़ाने पड़े थे। लेकिन जो राजा था वो खुद से टैक्स नहीं बढ़ा सकता था, इसलिए उसने तीनों जो हमारे स्टेट्स थे उसके लीडर्स को बुलाने पड़े थे और उसने उन्हें बुलाने के बाद एक मीटिंग बैठाई जिसमें जो थर्ड स्टेट के लोग थे, एक तरह से जो पुअर सोसाइटी थी, उन्होंने कहा कि हम हर एक सदस्य जो हमारे ग्रुप में है यानी हमारे स्टेट्स में हर एक मेंबर वोट दे। क्योंकि जो ओल्ड रेम में जो यानी प्राचीन काल में जो नियम था वहाँ से सिर्फ एक स्टेट का एक मत होता था, यानी 3 स्टेट्स थे ना, तो उनका तीनों का सिर्फ 3 मत थे। लेकिन जो तीसरे स्टेट के लोग थे उन्होंने प्रस्ताव रखा था मिराब्यू और अबे सही ने कि जो हर एक मेंबर को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, जो कि राजा नहीं मानता और वे विद्रोह दिखाना शुरू कर देते हैं, विरोध जारी शुरू कर देते हैं। बाद में राजा मान जाता है और वो इन्हीं शर्तों को लागू कर देता है। तो चलिए, ये था इतना कुछ शॉर्ट में। अगर आप पूरा डिस्कस देखना चाहते हैं तो मैंने अपनी वीडियोस में डाला हुआ है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 10-15 मिनट की वीडियो है, लेकिन आपको देखने के बाद बहुत अच्छा महसूस होगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। तो बस अब आपका काम इतना है कि आप एक एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए और एक पेंसिल ले लीजिए, जहाँ पर भी डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे नोट करते चलना है। बस 10-15 मिनट के बाद आपको एक बहुत अच्छा महसूस होने वाला है। सिर्फ आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ बैठ जाइए। चलिए देखते हैं। फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है जो फ्रांस है वो संवैधानिक राजतंत्र बन गया था। और ये कब बना था, कौन से ईयर में बना था? जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची 1791 में बना था। कब बना था? 1791। ये डेटा आप याद रखेंगे, वैसे ये आपकी बुक में भी दी गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, आपके याद करने के लिए 1791 को, ये रहा 1791 को, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम टू लिमिट द पावर्स ऑफ द किंग एंड टू गारंटी बेसिक राइट टू द ऑल ह्यूमन बींग्स। जो तीसरे स्टेट के लोग थे उनकी मांग थी कि जो राजा है वो अपनी शक्तियों का एक लिमिट में रह के जो डेस्पोटिक पावर्स थी उसकी जैसे चाहे अपने निरंकुश शक्तियों को इस्तेमाल कर रहा था, तो उन्होंने उस पर लगाम लगाने को कहा था। ऐसे अपने अधिकार मांगे थे जो कि राजा ने बाद में मान भी लिए थे। चलिए उससे आगे देखते हैं। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। ये वही बात जो मैंने आपको कही। आप इस हेडिंग के बाद यहाँ पर लिख लीजिए 1791 प्रैक्टिस के लिए। आप जब भी रिवाइज करें तो भूले नहीं। 1791 ये वही चीज़ है जो राष्ट्रीय संविधान था, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो वहाँ लिखा गया था 1791 को पूरा हो गया था। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्च। इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य ही यही था कि जो वहाँ का सम्राट है, मोनार्च का मतलब होता है सम्राट, शासक, जो वहाँ का सम्राट है उसकी शक्तियों में लिमिट लगाई यानी लगाम लगाई जाए। These powers instead of being concentrated in the hands of one person were now separated and assigned to different institutions। ये जो शक्तियाँ थी ये किसी एक विशेष व्यक्ति के हाथ में ना होकर अब ये 3 पार्ट्स में यानी 3 एक तरह से समुदाय में बांट दी गई थी, यानी 3 हिस्से इसके कर दिए गए थे। अब इन पावर का कोई एक विशेष व्यक्ति यूज़ नहीं कर सकता था, बाकी 3 अलग अलग जगहों में बांट दी गई थी। कौन कौन सी थी? द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का मतलब है कि संवैधानिक राजतंत्र। इसकी वजह से जो फ्रांस था वो एक संवैधानिक राजतंत्र बन चुका था।
फिगर 7 एक्सप्लेन्स हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्कड। जो आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ है इसमें क्लियर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप इसको पढ़कर समझ सकते हैं। जो 30 स्टेट्स के लोग थे उसमें कौन कौन थे? एक्टिव सिटीजन्स, पैसिव सिटीजन्स, वीमेन, चिल्ड्रन, जो ये सभी लोग थे, ये सभी क्या करते थे? वोट करते थे, यानी इलेक्टर्स, ये अपने प्रतिनिधि को चुनते थे। वे इलेक्टर्स क्या करते थे? वे अपने नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुनते थे, जो कि राजाओं के लेजिस्लेटिव, जो कि कंट्रोल करते थे किंग को, यानी एक तरह से ये उसके एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो कि एक अपनी जो राजा अपनी शक्तियों को एक तरह से कंट्रोलर बन गए थे, यानी एक फिल्टर बन गए थे, जो कि इसकी शक्तियों को राजा अपनी शक्ति को मनचाही तरीके से ना यूज़ कर पाए, यानी एक तरह से ये आम जनता के प्रतिनिधि बन चुके थे। ये चीज़ है, आप इसे खुद भी देख सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल। जो इस 1791 को जो वहाँ का संविधान था उसने कानून बनाने का हक नेशनल असेंबली को सौंप दिया था, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चूज द असेंबली। ये वही चीज़ है जो हमने ऊपर के डायग्राम में देखा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वही चीज़ है जो वहाँ का संविधान था उसने कानून बनाने का हक नेशनल असेंबली को सौंप दिया था, यानी अब वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो राजा अपनी शक्तियों को यूज़ ना करके जो वहाँ के नेशनल असेंबली थी उसे हक आ गया था कानून बनाने का 1791। जो किसके द्वारा चुने जाते थे? वो चुने जाते थे इलेक्टर्स के द्वारा, यानी 30 स्टेट्स के लोगों के द्वारा। वे अपने प्रतिनिधि अपने मनचाहे तरीके से चुनते थे। चलिए आगे देखते हैं। नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट। सभी सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार नहीं था। जैसे इंडिया में होता है ना कि 18 साल के बाद ही एक व्यक्ति जो होता है वो वोट देने का अधिकारी बनता है, ऐसा ही यहाँ पर था, जो सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। चलिए देखते हैं किन्हें था। ओनली मैन अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज हु पे टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबरर्स वेज वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। ये पैरा आप पेंसिल से बिल्कुल नोट कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि वोट देने का अधिकार किन्हें था और किन्हें नहीं था और क्यों नहीं था। ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसे अच्छे से नोट करिएगा। ओनली मैन अबाउट, जो लोग 25 साल की उम्र से बड़े थे, पहली शर्त, जो 25 साल की उम्र के बड़े थे वो वोट कर सकते थे, और जो एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबरर्स वेज, जो टैक्सेस चुकाते थे किसके बराबर? तकरीबन मजदूर के 3 दिन की जो तनख्वाह थी उसके बराबर जो वे अगर टैक्स चुकाते थे तो वे वोट दे सकते थे। यानी 25 साल की उम्र होनी चाहिए और तकरीबन एक मजदूर के 3 दिन तक का वेज देने का अगर वो टैक्स दे रहा है तो उसे अधिकार होना चाहिए ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। दैट इज़ दे वर एंटाइटल्ड टू वोट, इसलिए ऐसा करने पर ही वे वोट देने के एबल होते थे। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वीमेन वर क्लास एज पैसिव सिटीजन्स, और बाकी के जो सब लोग थे या औरतें थी, पुरुष थे, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था अगर वे इन चीज़ों, इन 2 शर्तों को एक तरीके से पूरा नहीं यानी फुलफिल नहीं कर पाते थे। तो टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज ए मेंबर ऑफ द असेंबली, एक इलेक्टर यानी एक शासक चुनने के तौर पर, जैसे हम इलेक्टर होते हैं ना, हम वोट देते हैं, उसके तौर पर, और एज ए मेंबर ऑफ द असेंबली, और एक असेंबली के एक मेंबर होने के नाते, ए मैन हैड टू बिलोंग द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स। उसे एक तरीके से एक जो लोन चुकाता है ना, उसे एक हायर क्लास का, यानी एक लोन चुकाने वाला एक बड़ा आदमी होना चाहिए, यानी हम अपने आप में सक्षम होने चाहिए, यानी जो उनकी शर्त थी लोन चुकाने के लिए, तभी हम वोट देने के लिए एबल होते थे। ये वहाँ की शर्त थी। चलिए आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद ए डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। जो संविधान बनाया गया था इसमें यानी वहाँ के जो नागरिक थे उनके अधिकारों को देखते हुए और सिटीजन्स को देखते हुए कुछ नियम भी बनाए गए थे, जो कि आपके बुक के साइड में गिवन है। क्योंकि वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गई थी, यानी संवैधानिक राजतंत्र आ गया था, तो उन्हें कुछ अधिकार भी, जैसे हमारे इंडिया में होता है, उन्हें अपने अधिकार भी मिल गए थे। उसके बाद देखते चलिए क्या होता है। आप ये जो यहाँ पर पूरा पैरा है सब पूरा पढ़ सकते हैं। अधिकारी वैसे इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, एग्जाम में आएगा तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, कौन कौन से अधिकार थे? जैसे राइट टू लाइफ, जीने के लिए अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आज़ादी से कहने का, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपने किसी भी प्रतिनिधि को चुनने का फ्रीडम था, इक्वालिटी बिफोर लॉ वर एस्टैब्लिश एज ए नेचुरल एंड इन
एलिनेबल राइट्स दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। ये सब वही चीज़ है, यानी वे अपना जो प्रतिनिधित्व है वो अपने वोट देकर चुन सकते थे। यानी कोई भी ऐसा नहीं कि जो जन्म से ही पहले होता था ना कि जो विशेष अधिकार थे जो जन्म से ही थे, उन्हें ऐसा नहीं था। वे अपना अपना मन चाहे अपने ही तरीके से अपना वोट देकर, अपना अधिकार देकर किसी अपने काम करने वाले यानी अपने हित में काम करने वाले प्रशासक को चुन सकते थे। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट। ये वहाँ की जो राज्य सरकार की उनकी ड्यूटी होती थी कि वो हर एक नागरिक की जो नेचुरल राइट है उनको प्रोटेक्ट करे। तो चलिए, इससे जो हमारा आज की वीडियो में इतना ही, जो सर नेक्स्ट टॉपिक है हम इससे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, यानी वो चैप्टर का 4th पार्ट है, यानी हमारे यहाँ वो 3rd पार्ट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप बस इतना कीजिए, सिर्फ 5 मिनट आप खुद से रिवाइज कर लीजिए, आपको पक्का समझ में आएगा। इसके बाद जो ये आपकी बुक में गिवन है, मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकल सिंबल्स है, ये शायद आपके खुद समझ में आएगा। अगर वैसे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इस पर भी बिल्कुल वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर ये रिलेटेड जो लेक्चर्स है ना, उनके जो पार्टी थी उनके कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स दिए गए हैं, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ये आपके एग्जाम में वैसे पूछे तो जाएंगे नहीं, फिर भी पढ़ लेना चाहिए एक बार। तो चलिए, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा ये फ्रांस एबोलिश मोनार्ची एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। अब यहाँ क्या होता है, आज हमने क्या पढ़ा कि फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। जो फ्रांस था एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया था, कब? 1791 को। अब हम इससे नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा कि फ्रांस एबोलिश मोनार्ची यानी वहाँ से जो एक तरीके से संवैधानिक राजतंत्र था वो तो नष्ट हो चुका था, खत्म हो चुका था, और बिकम्स ए रिपब्लिक, और फ्रांस जो था वो एक गणतंत्र बन चुका था। देखिए, मैं वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देना चाहता हूँ कि गणतंत्र, एक संवैधानिक गणतंत्र और एक राजतंत्र में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जो संवैधानिक राजतंत्र होता है, यानी कि जो हमारा आज का हमने टॉपिक जो पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, वो होता है उसमें जो पावर होती है वो किसी एक के विशेष अधिकार में नहीं होती, लेकिन उसका जो एक तरह से शासक होता है वो किंग ही होता है। यानी वोट से इलेक्टर्स तो चुने जाते हैं, लेकिन एक तरह से किंग ही पावर का अधिकृत होता है। लेकिन जो हमारा रिपब्लिक है, गणतंत्र है, उसमें क्या होता है, उसमें जो मोनार्च की जगह प्रेसिडेंट आ जाता है, हाँ, जैसे कि हमारे इंडिया में। तो चलिए, बाकी के टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। अब तक यहाँ हमने अपना तकरीबन आधा चैप्टर ख़त्म कर लिया है। आप सारी वीडियोस मेरे चैप्टर पे देख सकते हैं। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछिए, बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।